औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, महफूज होंगे, अपने घरों में होंगे। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेकंड लेक्चर जो है हमारा ये वेक्टर्स कैलकुलस के बारे में है। इस लेक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला हिस्सा है वो एफएससी से रिलेटेड होगा और जो अगला हिस्सा है वो बीएससी और एमएससी से रिलेटेड होगा। ठीक है जी। तो पहले हिस्से में आज हम वेक्टर्स की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ अ वेक्टर एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर। जी नेक्स्ट स्लाइड। तो वेक्टर जो होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, क्वांटिटीज़ विच हैव डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर कैलकुलस और कॉल्ड वेक्टर्स। यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो भी करते हों। अब ये वेक्टर कैलकुलस क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा कि आम जो हमारी मैथमेटिक्स है, आम मैथमेटिक्स में हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हमारे कुछ रूल्स हैं। लेकिन जो वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, वेक्टर को डिवाइड करना, वो आम तरीक़ों से नहीं होता, बल्कि उसके लिए हमारे पास स्पेशल मेथड्स हैं और उन स्पेशल मेथड्स को हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर एडिशन भी आम तरह से नहीं होती, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी आम तरह से नहीं होती। सो ये जो मेथड्स हैं जो हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या दो वेक्टर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन मेथड के स्पेशल नेम्स हैं और ये स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और इन टेक्निक्स को हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस। तो किसी भी वेक्टर के लिए याद रखें, किसी भी वेक्टर के लिए सिर्फ डायरेक्शन का हो जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वो वेक्टर कैलकुलस को फॉलो करे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है जी करंट की और प्रेशर की। अच्छा जी, अब जो करंट है, हालांकि इसकी डायरेक्शन भी होती है लेकिन ये फिर भी स्केलर है। प्रेशर जो है इसकी भी डायरेक्शन होती है लेकिन ये फिर भी स्केलर है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि करंट जो है ये वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसकी वेक्टर एडिशन नहीं हो सकती, इसलिए करंट की अगर डायरेक्शन भी है तो ये फिर भी स्केलर है। ठीक है जी। इसी तरह से जो प्रेशर है, अब जो प्रेशर है हालांकि इसकी डायरेक्शन भी होती है लेकिन प्रेशर को ना तो हम स्केलर कह सकते हैं और ना हम इसको वेक्टर कह सकते हैं, बल्कि इसको हम एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं और उस स्पेशल कैटेगरी का नाम है टेंजर। तो आगे चल के हम देखते हैं कि टेंजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो भी करे। एग्जाम्पल में हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टार्क वगैरह वगैरह। और स्केलर्स जो होते हैं, स्केलर्स को हम नंबर्स भी बोलते हैं। स्केलर्स आर नंबर्स, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, उनको सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, दे आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है। दे कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, सिर्फ नंबर की मदद से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इन्हें कहते हैं स्केलर्स। स्केलर की मिसालें हमारे पास है एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास मैस है, ठीक है जी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्केलर्स की। अच्छा, उसके बाद आते हैं टेंजर। टेंजर ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। यानी कि टेंजर जो है ये क्या होता है, ये एन आइसोट्रॉपिक होता है। टेंजर एन आइसोट्रॉपिक होता है। एन आइसोट्रॉपिक क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, इसलिए हम इसको वेक्टर की बजाय इसको स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं और वो स्पेशल कैटेगरी है टेंजर। प्रेशर डायरेक्टली खुद से भी टेंजर नहीं है, बल्कि हमारे पास होती है स्ट्रेस। आपने फ्लूइड्स में पढ़ा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है बेसिकली हमारे पास जो टेंजर है वो स्ट्रेस होता है। प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस टेंजर। ठीक है। हम कह सकते हैं प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस टेंजर।
प्रेशर इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस टेंसर। ठीक है जी, प्रेशर जो है वो स्ट्रेस टेंसर का एक हिस्सा है। ठीक है जी, अब यहाँ से आ जाते हैं अपने टारगेट के ऊपर। हमारा टारगेट यहाँ से क्या है और एमसीक्यूज़ कैसे निकालना है, और पास्ट पेपर को भी ज़हन में रखते हुए मोस्टली जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको टेंसर से आ सकता है। अच्छा, अब जो टेंसर होते हैं ना, इनके रैंक्स होते हैं। हमारे पास 0 रैंक टेंसर होता है, हमारे पास फर्स्ट रैंक टेंसर होता है, हमारे पास सेकंड रैंक टेंसर होता है। तो याद रखें, जो स्केलर्स हैं, स्केलर जो है ये 0 रैंक टेंसर होता है। ठीक है जी, इसी तरह से वेक्टर्स जो हैं ये फर्स्ट रैंक टेंसर होते हैं। स्केलर्स जो हैं, अब देखें, टारगेट कर लें आप, स्केलर्स का रैंक क्या है और वेक्टर्स का रैंक क्या है। ठीक है, तो स्केलर्स जो हैं ये 0 रैंक टेंसर है और वेक्टर जो हैं ये फर्स्ट रैंक टेंसर्स हैं। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट एरिया रहेगा इस स्लाइड के ऊपर, वो किसके ऊपर रहेगा, वो रहेगा हमारा टेंसर के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा जी, ये मेरा डस्टर पकड़ा देना, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले एक्सियल वेक्टर्स। बच्चों ऐसे वेक्टर्स, सॉरी मैंने आपको बच्चों फिर कह दिया, ऐसे वेक्टर्स जिनका ताल्लुक रोटेशनल वेरिएबल्स के साथ हो, मसलन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, जिनका ताल्लुक रोटेशन के साथ हो। उसके बाद हमारे पास है यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमारे पास कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं, जिस तरह हम एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई एक्सिस में जे लेते हैं और जी एक्सिस में के लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोजीशन वेक्टर के लिए भी एक पोजीशन बताने के लिए भी यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम आर कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। मसलन मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है जी, ये मेरा हाथ कोई सरफेस है और इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल बनाना चाहता हूँ, एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना चाहता हूँ। तो इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन बताने के लिए, इस नॉर्मल की डायरेक्शन बताने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, उसके बाद जी यूनिट वेक्टर जो है इसको बनाया कैसे जाता है। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में बनाया जाता है। मसलन ये मेरे पास वेक्टर है ए, ठीक है, और अगर मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन बतानी हो तो इसी की डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर बता दूंगा। अब यूनिट वेक्टर जो है इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है। कौन सा रिप्रेजेंटेटिव? जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी वेक्टर जो होता है ये बराबर होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट फेस लेटर के साथ। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के साथ। तो बच्चों कोई भी वेक्टर बराबर है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप इसे ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हो। उसके बाद हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता होगा? ये पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मसलन ये एक्स वाई प्लेन के अंदर मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी हो तो उसकी लोकेशन बताने के लिए हम आर यूनिट वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अगर आप 2 डायमेंशन में हैं तो इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस लोकेशन को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट जो है इस लोकेशन को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। पोजीशन वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास सिंपली
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर आप 3 डायमेंशन में हैं तो फिर हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया कोलिनियर वेक्टर। बच्चों ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हों, ठीक है, उन्हें कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी, ठीक है, तो ये दोनों एक ही लाइन में हैं, ठीक है, तो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, अब ऐसे भी हो सकता है कि ये इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, फिर भी ये कोलिनियर होंगे। मसलन ऐसे हो कि ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, ठीक है, तो ये फिर भी कोलिनियर हैं, ठीक है, ये फिर भी कोलिनियर हैं क्योंकि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, ठीक है जी। तो चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो वो फिर भी कोलिनियर होंगे, और चाहे वो दो एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में हो वो फिर भी कोलिनियर होंगे। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों यूँ करके ए और बी, तो क्या ये कोलिनियर हो सकते हैं? ये आपने मुझे बताना है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या ये कोलिनियर हो सकते हैं? ठीक है, ये है हमारा टारगेट। हमें समझ आ गया कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो क्या दो पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर हो सकते हैं? ये हमारा टारगेट एमसीक्यूज़ है और इसको आपने मुझे आंसर करना है। उसके बाद जी कोप्लेनर, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हों, ठीक है, मसलन ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है और इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। अब ये देखें, बज़ाहिर तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, लेकिन चूंकि ये एक ही प्लेन में है और वो प्लेन ये है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो वाइट बोर्ड है ना ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं कोई भी वेक्टर बनाऊं, चाहे उनके दरमियान एंगल कुछ भी हो, टारगेट मिल गया हमें। वेक्टर्स एक ही प्लेन के अंदर हों और उस प्लेन के अंदर उनके दरमियान एंगल कुछ भी हो, ठीक है जी, उस प्लेन के अंदर रहते हुए उनके दरमियान एंगल कुछ भी हो, तो वो क्या होंगे? वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। मसलन वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, ये ए और ये बी और ये एंगल थीटा, तो ये क्या है? दे आर कोप्लेनर्स। उसके बाद नल वेक्टर, बच्चों ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो अर्बिट्रेरी हो, मतलब उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है। याद रखें, नल वेक्टर की डायरेक्शन अर्बिट्रेरी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसकी डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं होता। ये नल वेक्टर आता क्यों है? जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, ठीक है जी, ए और दूसरा वेक्टर भी ए हो और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हों, एक ए है और दूसरा माइनस ए है, तो इनका आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन चूंकि ये दोनों वेक्टर्स थे, इनको आप ऐड कर रहे थे, तो इनका आंसर भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए हम 0 के ऊपर भी एरो लगाएंगे, क्योंकि 0 जो है वो वेक्टर है और उसको हम कहेंगे नल वेक्टर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि नल वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आ गए जी इक्वल वेक्टर्स। अच्छा जी, इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जी, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दे आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब ये पैरेलल भी है, बस ज़रूरी ये है कि इन वेक्टर्स की लेंथ भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकता है। मसलन ये भी हो सकता है ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो और बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि इन दोनों की लेंथ सेम हो और इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो दे आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी, अब नेक्स्ट स्लाइड, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जी, तो हमारे पास 3 लॉज हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। जिस तरह हमने शुरू में कहा कि जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वेक्टर्स जो हैं इनको आम तरीके से हम ऐड नहीं करते, बल्कि इनको ऐड करने के स्पेशल मेथड्स हैं, और उन स्पेशल मेथड में हमारे पास 3 मेथड्स हैं, हेड टू टेल रूल,
पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को हम ट्राइएंगुलर लॉ भी बोलते हैं, इसको हम ट्राइएंगुलर लॉ भी बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल है, कैसे आपने करना है, सबसे पहले उन दो वेक्टर्स को आप ड्रॉ कीजिए जिनको आपने ऐड करना है। मसलन हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कीजिए, फर्स्ट वेक्टर का हेड, इसके हेड के साथ इसकी टेल को ज्वाइन कर दीजिए, बस वेक्टर्स ऐड हो गए। अब अगर ऐड हो गए तो कोई ना कोई जवाब भी आया होगा उनका, कोई ना कोई रिजल्टेंट भी आया होगा। तो वो जो रिजल्टेंट है वो कैसे बनाते हैं, रिजल्टेंट ऐसे बनाते हैं कि उसकी टेल फर्स्ट की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट के हेड के साथ मिले, तो ये हमारे पास आर है विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है जी। ये है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और याद रखें इस मेथड से आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, इन्फिनिट वेक्टर आप ऐड कर सकते हैं। मसलन आपके पास, मैंने तो यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए हैं ना, आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, जितने मर्जी वेक्टर ले लें, तो हमें टारगेट मिल गया। वेक्टर एडिशन के लिए जो हम हेड टू टेल रूल वाला रूल यूज़ करते हैं, इसकी मदद से यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। आप जितने मर्जी वेक्टर्स हों आप इस मेथड से उनको ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना है आपने, और इसके बाद हम अगली उसकी एडिशन की तरफ चलेंगे। तो इसमें टारगेट 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 कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। मसलन आप ए प्लस बी प्लस सी कर लें या सी प्लस बी प्लस ए कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। उसके बाद एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हुज सम इज 0 इज 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। पास्ट पेपर्स में हर दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो क्या है, सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हुज सम इज़ 0। अच्छा, कम अज़ कम कितने वेक्टर्स हों जो कोप्लेनर भी हों और उनका सम 0 हो सकता है, तो उसका जवाब है कम अज़ कम 2 कोप्लेनर वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, एक वेक्टर जो है वो इधर को हो और दूसरा इधर को हो, ठीक है जी, और क्या हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ये देखें यहाँ पर था इक्वल मैग्नीट्यूड और साथ में क्या था, कोप्लेनर, ठीक है। अब आगे क्या है, वेक्टर हैं कोप्लेनरी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो कम से कम कितने वेक्टर होंगे उनको जमा करें तो जवाब 0 आ जाए, तो आंसर है जी 3। और उनको आप कैसे जमा करेंगे, ऐसे करके ए बी और सी, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में इन तीनों वेक्टर का सम क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन ये वो कम से कम तादाद है कोप्लेनर वेक्टर्स की जिनका मैग्नीट्यूड बराबर ना हो लेकिन उनका सम 0 आ सकता हो। अच्छा, सम 0 आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ज़रूरी नहीं कि 0 ही आए, हम ये कह रहे हैं कि आ सकता है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब नॉन कोप्लेनर क्या है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर ये है, जिस तरह ये एक्स वाई प्लेन, ये वाइट बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, अब ये 3 वेक्टर तो एक्स वाई प्लेन में है, चौथा वेक्टर हो सकता है किसी और प्लेन में हो, वो ऐसे हो, इनके परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी सूरत में ये वेक्टर हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुज सम इज 0 इज 4। तो ये 3 जो लाइनें हमने अभी बोली हैं ये लाइफ लाइन है हमारी, इनको हमने ज़रूर याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं हाउ पैरेलल वेक्टर्स आर एडेड। अगर 2 वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हों
तो उन पे फिर हेड टू टेल रूल कैसे अप्लाई होता है, ठीक है जी, ये देखते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास है वेक्टर ए और ये मेरे पास है वेक्टर बी। अच्छा, अब इनको हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया। ये फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे की टेल के साथ मिल गया, ये ऐड हो गए। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे? हमने तो पढ़ा है कि रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट की टेल के साथ और उसका हेड आखिरी के हेड के साथ मिलाते हैं। तो यस, ऐसा ही करेंगे हम। ये हमारा होगा जी आर। क्लियर हो गया? तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जब दो पैरेलल वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं वेक्टर्स की डायरेक्शन में होता है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद है जी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स इसी तरह कोलिनियर हों लेकिन एंटी पैरेलल हों तो उनको आप कैसे ऐड करोगे? मसलन ऐसे हो, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब इनको कैसे ऐड करेंगे? ठीक है जी, तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये मुझे आपने करके बताना है कि इनको आप कैसे ऐड करोगे। या मैं और आसान कर देता हूँ, ये ए है तो ये माइनस ए है, ठीक है? नहीं, माइनस ए हुआ तो फिर तो ज़ीरो हो जाएगा। आप इसको बी रखें, इसको मुझे आपने ऐड करके बताना है। चलें जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने पीछे छोड़ के आए हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसका तरीका क्या है जी? इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगली स्लाइड पे आपको दिखाते हैं जी किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। ये देखें, ये हमारे पास है वेक्टर ए, ये हमारे पास है वेक्टर बी। अब ए और बी को हमने ऐड कर दिया, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से बनाएंगे हम, यानी कि जिस पॉइंट पर ए और बी की टेल मिल रही है वहीं पे हमारे रिजल्टेंट की टेल होगी। तो ये ए है, ये बी है और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसे पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोलते हैं? ये देखें, अगर ये वेक्टर ए है तो इसके पैरेलल यहाँ पर बना लें, ये वेक्टर भी क्या होगा? ये भी ए होगा। अगर ये बी है तो इसके पैरेलल यहाँ पर बना लें, ये वाला वेक्टर, ये वाला, ये भी बी होगा। तो गौर करें ज़रा, ये क्या बन गई है? ये एक पैरेललोग्राम बन गई है। देखें, ये एक पैरेललोग्राम बन गई है। ये दो साइडें पैरेलल और ये दो साइडें पैरेलल, ठीक है? अब बी जो है इसको इसके कंपोनेंट में कन्वर्ट करें। ये बी है तो ये क्या हो गया? बी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? बी साइन थीटा। अभी हमने आर की वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? अगर ये आर है तो ये देखें, ये आर का क्या हो गया? एक्स कंपोनेंट, और ये आर का क्या हो गया? वाई कंपोनेंट। तो हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड कर सकते हैं? ये देखें, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया ए और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? बी, ठीक है जी? तो अगर हम इसको ऐड करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि आर इज़ इक्वल टू, अगर उसका मैग्नीट्यूड आप लिखें तो आर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी? तो ए स्क्वेयर हमारे पास ये है एक्स कंपोनेंट, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ठीक है जी? तो वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है? बी साइन थीटा का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। अब इसको अब करें सिंप्लीफाई, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखें, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो, ठीक है? तो आपको पता है कि कॉस 90 क्या होता है? 0, ठीक है जी? अगर थीटा 90 हो तो फिर हमारे पास आर जो है वो सिंपली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अगर थीटा 0 हो, यानी कि ए और बी जो हैं ये पैरेलल हों, ठीक है? तो उस सूरत में हमारे पास आर क्या आएगा?
हमारे पास r आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 1 होता है तो ये आ जाएगा 2ab। और अगर थीटा 180 हो, अगर थीटा हमारे पास 180 हो तो फिर हमारे पास आएगा r इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा टारगेट है, ये हमारे टारगेट एमसीक्यूज़ है। ठीक है जी, थीटा 0 हो, थीटा 90 हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, थीटा 0 हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, थीटा 180 हो तो रिजल्टेंट क्या होगा। और अब यहाँ से एक एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि किस एंगल पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो वो एंगल क्या है जी, वो एंगल है 0। अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 होगा तो उनका जो सम का रिजल्ट है वो मैक्सिमम होगा। तो ये हो गया जी हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने लिख भी दिया वैसे, स्पेशल केसेस, थीटा 0 हो तो ये होगा, थीटा 180 हो तो ये होगा, ठीक है जी, थीटा 90 हो तो ये होगा। और डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन हमेशा होती है y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट हमारा क्या है, b साइन थीटा, और x कंपोनेंट हमारा क्या है, a b कॉस थीटा। यहाँ पर ये वेक्टर्स के निशान आप लगा लें जी, ठीक है जी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, वेक्टर्स को आपने ऐसे ऐड करना है कि वो एक पॉलीगन क्लोज पॉलीगन बना रहे हो। ठीक है जी, तो इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड्स ऑफ एन n-sided पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड और द nth साइड ऑफ द पॉलीगन टेकिन इन अपोजिट ऑर्डर। कैसे, अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये देखें, पॉलीगन लॉ से अगर मैंने दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले तो उनको एक क्लोज जो है वो शेप बननी चाहिए पॉलीगन की, क्लोज पॉलीगन बननी चाहिए। अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, फ़र्ज़ करें ए और बी को, तो ये उनका रिजल्टेंट होगा। अगर वेक्टर तीन हो, ए बी सी, लेना उनको ऑर्डर में है, ऐसे ऑर्डर में। अगर वेक्टर तीन हो, ए बी सी, तो फिर ये रिजल्टेंट होगा। अगर वेक्टर चार हो, ए बी सी डी, तो फिर ये रिजल्टेंट होगा। अगर वेक्टर पाँच हो, ए बी सी डी ई, तो फिर ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर हो गया। सो आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं विद पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। यस, तो रिमेंबर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी आपको नोट्स में रिमेंबर नज़र आए उसको फ़ौरन से रट लें, क्योंकि रिमेंबर जो है ये किसी भी टॉपिक की समरी है और इसमें से MCQs आने का बहुत चांस है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी ज़ीरो। दो वेक्टर अगर अनइक्वल होंगे तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। रिजल्ट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी ज़ीरो। अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका सम ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है जी, तीन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, बल्कि कम से कम चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं जी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अच्छा जी, कंपोनेंट क्या होता है जी? हमने आज तक सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। हमने कहा कि एक वेक्टर की प्रोजेक्शन या एक वेक्टर का इफ़ेक्ट एक से ज़्यादा एक्सिस में हो सकता है। तो वो जो वेक्टर का इफ़ेक्ट है या वेक्टर की प्रोजेक्शन है एक से ज़्यादा एक्सिस में, उसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और ये मैं किसकी डेफिनेशन कर रहा हूँ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। ठीक है जी, मैं कर रहा हूँ सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर के, ये देखें मेरे पास कोई वेक्टर है ए एक्स वाई प्लेन के अंदर, अच्छा इस वेक्टर के प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई एक्सिस में भी। तो जो उसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में है ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और जो इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में है ये इसका वाई कंपोनेंट है। लेकिन ये कौन से कंपोनेंट है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलावा भी कोई कंपोनेंट होते हैं? यस, वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट भी हो सकते हैं
जिनके दरमियान एंगल 90 ना हो या वो किसी और एंगल पे हो। तो ऐसे कंपोनेंट भी मुमकिन हैं, ऐसे कंपोनेंट भी मुमकिन हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि कोई भी वेक्टर हमेशा बराबर होता है सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट वेक्टर के सम के बराबर आना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई वेक्टर है ए और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ यूं करके हैं। ये हो गया उसका एक्स कंपोनेंट, इसको मैंने कह दिया वाई कंपोनेंट, और यहाँ मैं कुछ और कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। अच्छा, अब ये दो कंपोनेंट तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, लेकिन ऐसे कंपोनेंट भी हो सकते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 के बजाय कुछ और हो। तो इस वेक्टर के अब 4 कंपोनेंट हो गए, एक ही प्लेन के अंदर 4 कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4। ऐसा क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एक वेक्टर के इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन सब का सम ओरिजिनल वेक्टर के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, अ वेक्टर में हैव इन्फिनिट कंपोनेंट्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। यस यस, ये देखिए ये क्या है? ये है वेक्टर कंपोनेंट और ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो होगा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, लेकिन अगर हम वेक्टर लेंगे तो वो होगा कंपोनेंट वेक्टर। तो इनमें फ़र्क है, ये भी ज़रा याद रखिएगा। तो ये हो गए जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो ये वही मेथड हैं जो आप सिंपल यूज़ करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। तो ये आपको पता ही है, इसकी आप फर्दर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स का अगर कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है और डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी हम। यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। हमने कहा दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है, लेकिन एक वेक्टर और स्केलर को ऐड नहीं किया जा सकता। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक वेक्टर और स्केलर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अभी हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के मेथड पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप लोग? तो अभी हम करने जा रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ वेक्टर। ठीक है जी। हमने जिस तरह पहले बात की कि एक वेक्टर को नंबर के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, वेक्टर स्केलर को सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक वेक्टर को किसी स्केलर या नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। अगर स्केलर कोई नंबर है, मसलन मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है और उसको मैंने एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो जो नया वेक्टर आएगा मेरे पास वो आएगा 2a। जो नया वेक्टर आया वो आया मेरे पास 2a। अब जो 2a है, ठीक है, जब भी आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी अगर वो नंबर पॉजिटिव है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस नंबर की मैग्नीट्यूड के मुताबिक बढ़ जाएगा। मसलन अगर नंबर 2 है तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर नंबर 3 है तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर नंबर 4 है तो मैग्नीट्यूड 4 टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव हो, मसलन यहाँ पर हो -2, तो फिर ना सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बल्कि उसके साथ साथ वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका वेक्टर कोई फिज़िकल क्वांटिटी हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक्सेलरेशन, आपने इसके साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, तो वो स्केलर ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई डायमेंशन हो। मसलन मैं इस एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फ़र्ज़ कर लें मैस को। अब आपको पता है कि मैस भी डायमेंशन रखता है, ठीक है। अगर आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो वो स्केलर का डायमेंशन होना ज़रूरी है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा, ठीक है। जब भी आप एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा वेक्टर आएगा और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर की होगी, ठीक है, अगर तो वो स्केलर पॉजिटिव है। उसके बाद हमारे पास है जी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही क्यों आता है, ज़रा आज डिटेल से इस पे बहस कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड
of first vector and component of second vector in the direction of फर्स्ट वेक्टर। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स का लेते ही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कौन कौन सा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये देखें फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मेरे पास, फर्ज कर लें ए। उसके बाद एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये देखें, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और इनके दरमियान एंगल है थीटा। अब हमने करना क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर दूसरा वेक्टर अगर तो बी ए की डायरेक्शन में ही हो तो सिंपली हम बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर ए और बी के दरमियान एंगल थीटा हो तो फिर हमने बी को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना है और बी का वो कंपोनेंट लेना है जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अगर ये बी है तो ये क्या होगा, बी का एक्स कंपोनेंट, और ये क्या होगा, बी का वाई कंपोनेंट। तो अब प्रोडक्ट किस किस का लेना है, इन दोनों का, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो फर्स्ट की डायरेक्शन में हो, और वो क्या है, वो है बी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी, और ये एक्स कंपोनेंट है तो क्या आएगा साथ में, कॉस थीटा। अब ये है स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे और उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है तो फिर आप क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स को आपको पैरेलल बनाना है, पैरेलल। अब दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल थीटा हो उनको पैरेलल कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है कि एक वेक्टर ले लें और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लें जो फर्स्ट की डायरेक्शन में हो, ताकि दोनों को पैरेलल बनाया जा सके। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है, ए बी कॉस थीटा। अब इसको लिखने का तरीका है ए डॉट बी। तो ये जो ए डॉट बी है ये सिंपली इसको लिखने का मेथड है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ दो वेक्टर हैं और यहाँ स्केलर हैं। अगर यहाँ वेक्टर हैं और यहाँ स्केलर हैं तो फिर उन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्शन कहाँ चली गई, डायरेक्शन खुद से गायब नहीं हो सकती। तो ये हम इसको उलट डिफाइन करते हैं, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हालांकि ऐसा नहीं है क्या, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। हमें ऐसे लिखना चाहिए, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्लियर हो गया। अब सवाल है कि कॉज ही क्यों आया। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है हाउ पैरेलल two vectors are, how parallel two vectors are। how parallel, दो वेक्टर्स कितने पैरेलल हैं। तो जब दो चीज़ें पैरेलल होती हैं, ठीक है जी, तो उनके दरमियान एंगल ज़ीरो होता है। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं होती तो उनको पैरेलल बनाने के लिए हम दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो पहले के साथ पैरेलल बन जाए या उसकी डायरेक्शन में आ जाए, और वो कंपोनेंट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है। इसलिए हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा आता है। इशू रिजॉल्व हो गया कि कॉस थीटा क्यों आता है और स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। अब चलते हैं जी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हाँ जी, प्रॉपर्टी से टारगेट मिल गया जी हमें। प्रॉपर्टी से एमसीक्यूज आ सकता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, थीटा उनके दरमियान 90 होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर व्हाट इज़ देयर रिजल्ट, 0। या इसको उलट कर लें, इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 व्हाट इज एंगल बिटवीन देम। देखें, दोनों तरह से घुमा के सवाल पूछा जा सकता है।
कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है तो बताइए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, या दो वेक्टर का जवाब 0 है तो बताइए उनके दरमियान एंगल क्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी का जवाब मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अगर थीटा 180 होगा तो आंसर -a भी आएगा। तो आप ये कह सकते हैं इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90, ठीक है जी, अगर एंगल 90 से कम है तो ए डॉट बी का जवाब पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा अगर थीटा 90 और 180 के दरमियान है तो डॉट प्रोडक्ट का जवाब जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसके बाद है जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, आपको पता है कि जिस तरह दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, दो एक जैसे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा, यानी कि आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 आएगा। लेकिन दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब 0 आएगा, क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, जे और के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास आई डॉट जे 0 आएगा, जे डॉट के 0 आएगा, के डॉट आई 0 आएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, अच्छा जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहां से 90% चांस हैं एमसीक्यूज आने के। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है जी, उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। यहाँ पर ये तो सिंपल है, यहाँ पर जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी, नंबर 1, व्हाट इज एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। एक वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, ये देखें जी, ये मेरे पास वेक्टर है ए और ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल है थीटा। अच्छा, अब इस वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान ये एंगल थीटा कैसे फाइंड किया जाता है। तो वेक्टर मेरे पास है, वेक्टर मैं ले लेता हूँ जी 2i + 3j। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिंपल फार्मूला है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या है 3 और एक्स कंपोनेंट क्या है 2, तो टेन थीटा या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2। एंगल आ गया, बड़ा आसान था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल। व्हाट इज एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड वाई एक्सिस। जी, ये मेरे पास वेक्टर है ए, इसके दरमियान और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल जो है ये मालूम करें। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं जे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है ए को लिख लेना है जो ए की वैल्यू है 2i + 3j, और जो बी है ना, बी आपने लिख लेना है, ये जो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है ना, इसको आपने बी लिख लेना है। तो वाई एक्सिस में आई तो 0 होता है और वाई एक्सिस में जे ये होता है।
क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब ये फार्मूला लगा लेना आपने, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी करें, ए डॉट बी, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3। तो ए डॉट बी क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट बी हमारे पास आ गया 3। अब आप निकाल लें ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो ये आ जाएगा 13। इस फार्मूले में पुट कर दें, cos थीटा इज इक्वल ए डॉट बी की जगह आ गया 3 ओवर ए मैग्नीट्यूड क्या आ गया 13 और b इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखें इसका x कंपोनेंट तो 0 है तो 0 हो गया, y कंपोनेंट इसका 1 है तो 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप एक वेक्टर और y एक्सिस के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर्स हैं और a और b, उनको सम किया, a प्लस बी का सम किया, उनका जवाब आ गया जी r। अच्छा, अब ये जो r है ना, जो रिजल्टेंट आया है, ये किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फ़र्ज़ करें कि ये a और b के ये जो रिजल्टेंट आया है ये रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है या ये रिजल्टेंट b किसी एक के परपेंडिकुलर है। तो बताइए a और b के दरमियान एंगल क्या है, व्हाट इज़ एंगल बिटवीन a एंड b। अब इसका तरीका सीख लें। देखें r जो है, r परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, किसके, फ़र्ज़ कर लें कि r परपेंडिकुलर है a के, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है a के, तो हमने पीछे पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट में कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। अच्छा, अब r बराबर किसके है, a प्लस बी डॉट a इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, a डॉट a प्लस b डॉट a इज इक्वल टू 0। अब a डॉट a स्केलर प्रोडक्ट की जब प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। अब ये एक a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए ओवर बी। तो इस तरह से अब जब दो वेक्टर ऐड हो रहे हों तो उनके दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। तो अब चलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। जी ये हो गया जी, नेक्स्ट करें। यस, ये भी साथ देखते चलें। अच्छा, दो यूनिट वेक्टर अगर ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला जो आपको याद है, पीछे हमने पढ़ा है, r इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब a क्या है हमारे पास i, b क्या है j और थीटा क्या है 90। क्योंकि i और j ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान एंगल 90 होता है। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास r क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी कि i का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर, i एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, a का मैग्नीट्यूड 1, b का 1 और cos 90। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस cos 90 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया √2। अच्छा, अब i और माइनस j के दरमियान उनका i माइनस j का मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा,
ये आपने खुद निकालना है और ये आपकी असाइनमेंट के तौर पर आपने करना है। आगे मूव करें जी। अच्छा, रिमेंबर वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वहाँ से आपने ज़रूर उनको स्किप नहीं करना। ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ ज़ीरो। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी ज़ीरो हो तो ए बी और सी जो है ये कोप्लेनर होते हैं। अगर एंगल 45 हो तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इनके दरमियान एंगल 90 होगा। वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर पैरेलल और इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर वेक्टर्स टू बी इन सेम प्लेन फॉर वेक्टर एडिशन। यस, वेक्टर एडिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर हों। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं जी। वेक्टर डिवीजन। बच्चों, वेक्टर के साथ किसी नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, ये मुमकिन है। आप यूं कर दें, एक वेक्टर पे किसी नंबर को डिवाइड कर दें, लेकिन वेक्टर खुद कभी भी डिनोमिनेटर में या बटे में नहीं आता, ये मुमकिन नहीं है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसके बारे में, स्लाइड को चेंज ना कीजिएगा, बस इधर ही रहने दें। अब आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। यस, क्रॉस प्रोडक्ट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी, देन दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास है जी ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा। चूँकि अब जवाब एक वेक्टर है, उस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो जवाब के तौर पर आएगा, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। किस तरह से? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो राइट हैंड रूल क्या है? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, ए से बी की तरफ, और थंब को ऐसे सीधा कर लें। तो ये थंब जो है आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अब ये थंब जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम नॉर्मल वेक्टर बना सकते हैं। तो ये है आपका n, जो कि ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्यों आता है? जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ पैरेलल टू वेक्टर्स आर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स आर। दो वेक्टर्स जो हैं वो कितने परपेंडिकुलर हैं। अगर तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल होना चाहिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। लेकिन साथ में फिर भी डायरेक्शन क्यों आ जाती है? तो इसकी वजह यह है, जब आप ए से बी की तरफ रोटेट करते हो, जब आप ए से बी की तरफ मूव करते हो तो एक्चुअली आप रोटेट कर रहे हो। और जब भी आप रोटेट करते हो, रोटेशन की सेंस को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। रोटेशन की दो ही सेंस होती हैं, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इसलिए अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हैं तो उनके साथ डायरेक्शन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ए से बी की तरफ जाते हुए आप एक्चुअली रोटेट कर रहे हो, और रोटेट करते वक्त आपको सेंस ऑफ रोटेशन बताना है कि सेंस ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दो वेक्टर्स कितने परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब अगर तो वो परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर कोई साइन कॉस नहीं आएगा, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होगा और दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो पहले के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो देखें, ये बी है, ठीक है जी, ये बी है, ये बी का एक्स कंपोनेंट है और ये बी का वाई कंपोनेंट है, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि बी का जो वाई कंपोनेंट है वो ए के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हमारे पास आएगा बी वाई। और ए से बी वाई की तरफ मूव चूँकि आप कर रहे हैं तो साथ में आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी बताएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए, और बी वाई की जगह क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि साइन क्यों आता है और कोसाइन क्यों आता है और उसकी क्या रीज़न है। अच्छा, अब हम इसकी पढ़ लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़।
क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है जी। थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बताता चलूँ मज़ेदार। क्रॉस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया गया था टू फाइंड द एरिया। ठीक है, जिस तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो डिफरेंट एरियाज़ को, जिस तरह 3D हमारे पास जो एरियाज़ होते हैं, जिस तरह पैरेललोग्राम है 3D एक शेप है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए, इसका जो सरफेस एरिया है, तो इस तरह डिफरेंट एरिया सरफेस एरियाज़ निकालने के लिए एक्चुअली हमने इसको डिफ़ाइन किया था वेक्टर प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को। अच्छा जी, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और साइन 0 पे 0 होता है। अब यहाँ से देखिए MCQs कैसे घुमाया जा सकता है। इफ़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, द वेक्टर्स आर पैरेलल, या द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। उसके बाद अगर थीटा 90 होगा तो A क्रॉस B जो है ये हमारे पास इसका जवाब मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मैक्सिमम जवाब कब आएगा इस प्रोडक्ट का? जब थीटा क्या होगा, 90 होगा, और थीटा अगर 180 होगा तो फिर हमारे पास दोबारा से इसका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो एक यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये साइक्लिक रूल। ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, इसमें ये I है, ये J है और ये K है। ठीक है, अगर आप I का J से प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा K, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब भी एक वेक्टर होना चाहिए। J का K के साथ लेंगे तो I आएगा, K का I के साथ लेंगे तो J आएगा। लेकिन अगर आप इसको उलट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको उलट करेंगे, आप I को K के साथ करेंगे तो -J आएगा, K को J के साथ करेंगे तो -I आएगा, J को I के साथ करेंगे तो -K आएगा। इसके अलावा भी कुछ इसकी प्रॉपर्टी आप इसको एरिया फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं फर्दर वो आपने इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं जी। हमारा जो FSC का पोर्शन था यहाँ पर वो कंप्लीट हुआ। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में BSc और MSc से रिलेटेड जो वेक्टर्स हैं। तो यार नेक्स्ट स्लाइड ज़रा देखिए, आगे कुछ लिखा तो नहीं हुआ, कुछ रिमेंबर वगैरह रह ना गया हो, देखिए ज़रा नेक्स्ट स्लाइड। नो, कंप्लीट हो गया जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेक्टर का वो पोर्शन जो BSc और MSc से रिलेटेड है वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।